गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की टॉपिक है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग अंक के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए देखिए अंक क्या होता है। अंक यानी डिजिट। चलिए देखिए अंक क्या होता है। तो 0 और 1 से 9 तक को अंक कहते हैं, ठीक ना। 0 और 1 से 9 तक के संकेतों को अंक कहते हैं। यानी कुल मिलाकर 10 अंक हो गए। यानी हम लोग के पास जो है कुल मिलाकर 10 अंक हो गए। यानी जो यह 10 अंकों की पद्धति है, दार्शनिक पद्धति कहलाती है। यानी इसे हम लोग कहेंगे दार्शनिक पद्धति। इसमें जो है 0 को हम लोग असार्थक अंक कहते हैं। यानी 0 जो होता है असार्थक अंक होता है। और 1 से 9 तक को हम लोग सार्थक अंक कहते हैं। 1 से 9 तक को सार्थक अंक कहते हैं। इस तरीके से तो यह अंक हो गया। इसके बाद हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। संख्या यानी नंबर। तो देखिए संख्या क्या होता है। अंकों से मिलकर संख्याएं बनती हैं। यानी जो अंक होता है 0 और 1 से 9 तक, 2 या 2 से अधिक अंकों को मिला देंगे हम लोग तो संख्याएं बन जाती हैं। जैसे मान लेते हैं 32 हो गया, 3 और 2, 3 एक ठो अंक है, 2 एक ठो अंक है, मिला दिए 32 एक ठो संख्या हो गई। 460 एक 4 अंक है, 6 अंक है, 0 अंक है, तीनों को मिला दिए 460 एक संख्या बन गई। तो ये एक नंबर बन गया। तो इस तरीके से यह तो संख्या हो गया। अब संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं इसे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है नेचुरल नंबर। तो चलिए देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है। गिनती करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यानी जो गिनती करने वाली संख्याएं होती हैं वही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। यानी 1 2 3 4 इस प्रकार की संख्याएं जो हैं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। या तो हम लोग कह सकते हैं 1 से अनंत तक की संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी 1 to infinite, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को जो है कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। प्राकृतिक संख्या को जो है एन से दिखाया जाता है, एन से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद जो है हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो चलिए देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है। यानी प्राकृतिक संख्या में 0 को भी अगर हम लोग सम्मिलित कर लें तो वह पूर्ण संख्या हो जाता है। यानी प्राकृतिक संख्या में हम लोग 0 को भी सम्मिलित कर लें तो वह पूर्ण संख्या हो जाता है। पूर्ण संख्या को हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं। यानी 0 और 1 से लेके अनंत तक की संख्या को जो है पूर्ण संख्या हम लोग कहते हैं। पूर्ण संख्या को जो है W से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद जो है सम संख्या। चलिए देखिए सम संख्या क्या होता है। सम संख्या चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सम संख्या यानी इवन नंबर। देखिए इवन नंबर क्या होता है, सम संख्या क्या होता है। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है। यानी जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 और 8 इस प्रकार के अंक हों वह सम संख्या होती है। यानी जिस संख्या के अंत में जिस संख्या के पीछे 0 2 4 6 8 इन अंकों में से कोई भी अंक होता है वह सम संख्या होती है। जैसे 36 हो गया, 40 हो गया, 32 हो गया, 456 हो गया। देखिए यहाँ पे लास्ट में 6 है, 0 है, 2 है, 6 है, तो यह जो है सम संख्या है।
इसके बाद चलिए हम लोग पढ़ते हैं विषम संख्या। यानी 8 नंबर। तो चलिए देखिए विषम संख्या क्या होता है। विषम संख्या यानी जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी उसे हम विषम संख्या कहते हैं, यानी 8 नंबर कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 3, 5, 7, 9, इस तरीके से जो है ये सब विषम संख्या है, 8 नंबर हैं। तो इसके बाद चलिए हम लोग पढ़ते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अभाज्य संख्या के बारे में, यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है। जो संख्या एक और स्वयं को छोड़कर, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी अंक से किसी भी संख्या से विभाजित न हो, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, यानी ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। यहाँ पे देखिए जो 2 होता है, 2 सम भी होता है, 2 सम संख्या है और 2 अभाज्य संख्या है, यानी 2 को हम लोग सम अभाज्य संख्या कहते हैं। सम अभाज्य संख्या 2 जो होता है सम अभाज्य संख्या कहलाता है। इसके बाद हम लोग भाज्य संख्या पढ़ेंगे। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। देखिए भाज्य संख्या क्या होता है। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी एक और अन्य संख्या से अगर विभाजित हो जाए तो वह भाज्य संख्या कहलाती है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। जैसे में 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर हैं, भाज्य संख्या हैं। यानी जो संख्या एक और स्वयं को छोड़कर किसी एक और संख्या से विभाजित हो जाए भाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, ये सब जो हैं कंपोजिट नंबर हैं, भाज्य संख्या हैं। इसके बाद हम लोग सहभाज्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए सहभाज्य संख्या क्या होता है। सहभाज्य संख्या यानी कोप्राइम नंबर। देखिए सहभाज्य संख्या क्या होता है। अगर दो संख्याओं के ऐसे युग्म हों जिनका एचसीएफ यानी मसप 1 हो, वे दोनों संख्याएं जो हैं एक दूसरे के सहभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। जैसे में 2 और 3, 2 3 को ले लें, 2 और 3 का जो मसप होगा 1 होगा, तो 2 और 3 एक दूसरे के सहभाज्य संख्या कहलाएंगे। 13 और 15 को ले लिए, इन दोनों का जो मसप होगा 1 होगा, अतः ये दोनों संख्याएं जो होंगी एक दूसरे की सहभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, कोप्राइम नंबर कहलाएंगी। ठीक है ना। तो सहभाज्य में क्या होता है, सहभाज्य जो होता है दो संख्याओं का युग्म होता है, लेकिन ऐसा युग्म होता है जिनमें से दोनों संख्याओं का मसप 1 होना चाहिए। तो यह हो गया सहभाज्य संख्या। चलिए इसके बाद हम लोग जो है परिमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं। परिमेय संख्या, चलिए हम लोग परिमेय संख्या के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग परिमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। परिमेय संख्या
देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जिसे भिन्न रूप में लिखा जा सके, अर्थात ऐसी संख्या जिसे p/q रूप में लिखा जा सके, भिन्न रूप में लिखा जा सके, तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, q इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। यानी ऐसी संख्या जिसे भिन्न रूप में लिखा जा सके तथा जिसका हर 0 न हो वह परिमेय संख्या कहलाती है। अर्थात ऐसी संख्या जिसे p/q रूप में लिखा जा सके तथा जिसका हर q इज नॉट इक्वल टू 0 हो वह परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है ना, वह जो है रेशनल नंबर कहलाती है। जैसे में देख लेते हैं, 3/2 हो गया, 7/6 हो गया, 5/4 हो गया, -6/7 हो गया, 0 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, -3 हो गया। यानी ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। अंश में जो है ऊपर 0 हो सकता है लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे यह धनात्मक परिमेय संख्या है, -6/7 ऋणात्मक परिमेय संख्या है। यहाँ पे 7 है, 7/1 लिख सकते हैं हम लोग, 9/1 लिख सकते हैं। इसलिए ये सब जो है परिमेय संख्याएं हैं, यानी रेशनल नंबर है। इसके बाद चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जिसे p/q रूप में न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अंडर में 2 हो गया, अंडर में 3 हो गया, अंडर में 5 हो गया, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। इन्हें जो है p/q रूप में नहीं लिखा जा सकता है। चलिए इसके बाद हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। देखिए वास्तविक संख्या क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, तो हम लोग कह सकते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है ना, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। या तो हम लोग ट्रिक रूप में समझ सकते हैं। देखिए कोई भी संख्या दी गई हो, उसका हम लोग पूर्ण वर्ग कर दें। पूर्ण वर्ग करने पर यदि वह संख्या धनात्मक मिलेगी तो वास्तविक संख्या होगी, धनात्मक नहीं मिलेगी तो वास्तविक संख्या नहीं होगी। जैसे में हम लोग मान लेते हैं, हम लोग को 3 ऐसा कोई संख्या दिया गया है तो इसका हम लोग वर्ग करेंगे, तो 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, +9 आएगा। तो 3 जो है एक वास्तविक संख्या है। -7 दे दिया गया, -7 का भी वर्ग करेंगे, +49 आएगा। यानी यह भी जो है -7 भी क्या है, वास्तविक संख्या है। कड़ी में 5 दे दिया गया, कड़ी में 5 का हम लोग वर्ग करें, +5 आएगा। यानी √5 भी जो है वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। यानी किसी भी संख्या को अगर चेक करना पड़े वो वास्तविक संख्या है कि नहीं, उस संख्या का पूर्ण वर्ग निकाल लो। अगर धनात्मक आएगा तो वास्तविक संख्या होगा, धनात्मक नहीं आएगा तो वास्तविक संख्या नहीं होगा। यदि पूर्ण वर्ग करने पर ऋणात्मक मिलेगा तो वास्तविक संख्या नहीं होगा, वास्तविक संख्या नहीं होगा, काल्पनिक संख्या होगा, आभासी संख्या होगा। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं काल्पनिक संख्या या आभासी संख्या, इमेजिनरी नंबर। देखिए किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग करने पर यदि वह क्या मिले, ऋणात्मक मिले तो वह काल्पनिक संख्या होती है। जैसे में मान लीजिए हम लोग को दे दिया कड़ी में -5, कड़ी में -5 का पूर्ण वर्ग करेंगे, -5 आएगा। यानी यह क्या होगा, कड़ी में -5 जो है काल्पनिक संख्या है, आभासी संख्या है। और कड़ी में -3 दे दिया, कड़ी में -3 दे दिया, इसका भी पूर्ण वर्ग करेंगे तो यह भी -3 आएगा। यानी यह भी जो है काल्पनिक संख्या है।
तो इस तरीके हम लोगों का काल्पनिक यानी आभासी संख्या कंप्लीट हो गई। इसके बाद जो है हम लोग पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग पूर्णांक के बारे में पढ़ते हैं। पूर्णांक यानी इंटीग्रल। देखिए पूर्णांक क्या होता है, यानी पूर्णांक जो होता है 3 प्रकार का होता है। धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक, ठीक है ना। यानी धन पूर्णांक में क्या होता है, सारी धनात्मक संख्याएं आ जाती हैं। ऋण पूर्णांक में सारी ऋणात्मक संख्याएं आ जाती हैं, यानी धन पूर्णांक में सारी संख्याएं धनात्मक होती हैं। ऋण पूर्णांक में जो है सारी संख्याएं ऋणात्मक होती हैं, जबकि शून्य पूर्णांक में जो है 0 आता है। जो शून्य पूर्णांक 0 होता है, शून्य जो होता है यह न तो प्लस होता है न तो माइनस होता है, यानी यह इसका अलग पूर्णांक है। यानी धन पूर्णांक में सारी धनात्मक संख्याएं आएंगी, ऋण पूर्णांक में जो है सारी ऋणात्मक संख्याएं आएंगी, शून्य पूर्णांक में जो है 0 आता है। इसके बाद जो है इन 3 पूर्णांकों के अलावा 3 और पूर्णांक होते हैं। इन 3 पूर्णांकों के अलावा जो है 3 पूर्णांक और होते हैं, इसे हम लोग समझते हैं। ये कौन कौन से पूर्णांक है। एक होता है धनेत्तर, दूसरा होता है ऋणेत्तर पूर्णांक और तीसरा होता है शून्येत्तर। यानी धन, ऋण और शून्य के बाद भी 3 पूर्णांक होते हैं, धनेत्तर, ऋणेत्तर और शून्येत्तर। धनेत्तर का मतलब हो गया कि हम लोग धन पूर्णांक को छोड़ दें। धन पूर्णांक को छोड़ेंगे तो हम लोग के पास क्या बचेगा, ऋण पूर्णांक बचेगा और शून्य पूर्णांक बचेगा। तो ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक को आपस में मिला दें हम लोग, धन पूर्णांक को निकाल दें, तो ऋण और शून्य पूर्णांक मिलकर धनेत्तर पूर्णांक बन जाता है, ठीक है ना। यानी ऋण और शून्य को हम लोग मिला देंगे तो वह धनेत्तर पूर्णांक हो जाएगा। और इसके बाद ऋणेत्तर पूर्णांक में क्या होता है, ऋणेत्तर पूर्णांक में हम लोग ऋण पूर्णांक को छोड़ दें, धन पूर्णांक को और शून्य पूर्णांक को आपस में मिला दें, तो यह ऋणेत्तर पूर्णांक हो जाता है। यानी ऋणेत्तर पूर्णांक में क्या होता है, ऋण पूर्णांक को छोड़ देना है, धन और शून्य पूर्णांक को आपस में मिला देना है, तो वह ऋणेत्तर पूर्णांक हो जाता है। और शून्येत्तर पूर्णांक में क्या होता है, शून्येत्तर पूर्णांक में अगर हम लोग शून्य पूर्णांक को छोड़ दें, ऋण पूर्णांक को और धन पूर्णांक को आपस में मिला दें, तो वह शून्येत्तर पूर्णांक हो जाता है। इस तरीके से संख्याओं के बारे में जो है हम लोग का कंप्लीट हो गया। इतनी ही संख्याएं होती हैं। इसमें जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन को समझते हैं। हम लोग अभी जो है परिमेय संख्या के बारे में पढ़े थे। परिमेय संख्या, तो एक क्वेश्चन जो है बार बार परीक्षाओं में पूछता है परिमेय संख्या के बारे में। एक होता है पाई का मान होता है 3.14 या 22/7। तो इसको आप लोग अपने माइंड में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। जो पाई होता है, पाई अपरिमेय संख्या होता है। पाई जो होता है अपरिमेय होता है, परंतु पाई का जो मान होता है 3.14 और 22/7 जो होता है वह परिमेय होता है, ठीक है ना। 3.14 और 22/7 जो है परिमेय होता है, परंतु पाई जो होता है अपरिमेय होता है। पाई का मान ही 3.14 और 22/7 होता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम लोगों को 2 परिमेय संख्या दे दे, ए और बी 2 परिमेय संख्या दे दे और कहे इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती हैं, तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। 2 संख्याओं के बीच में जो है अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालने का जो फार्मूला होता है यही होता है a+b/2। यानी जब भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना होगा, दोनों परिमेय संख्याओं को ऐड करके, दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे, 2 परिमेय संख्याओं के बीच वाली परिमेय संख्या निकल जाएगा। इस तरीके से 2 परिमेय संख्याओं के बीच में जो है
अनंत परिमेय संख्या होती हैं। इसके बाद 2 एक ऐसी संख्या होता है, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, यानी 2 को हम लोग सम अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 को जो है हम लोग सम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना। इस तरीके से जो है संख्या पद्धति हम लोगों का कंप्लीट हो गया।